नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भारत का न केवल उसकी ताकत बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति उसके समर्पण के लिए भी सम्मान करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को उनके कृत्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया। भारत ने कहा, गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्ध करने वाली और अत्यंत खेदजनक। गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू। और क्रिकेट में पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन के जवानों ने तुरंत कदम उठाते हुए बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को कटरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। टीम ने फंसे हुए यात्रियों की भी मदद की और उन्हें आवश्यक चिकित्सा तथा रसद प्रदान की। घटना में कई लोगों की मौत हो गई। यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस बीच जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति और इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की खबर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन आज लगातार दूसरे दिन भी स्थगित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू में तवी नदी का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन चिनाब नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अर्धसैनिक बल, सेना और वायुसेना के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन सभी पीड़ित लोगों की सहायता कर रहा है। उधर पंजाब के 7 जिले फाजिल्का, फिरोजपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और तरनतारन अब भी हाई अलर्ट पर हैं। आज अमृतसर के अजनाला सेक्टर में कुछ इलाके भी जलमग्न हो गए। गुरदासपुर के एक गांव में स्थित डे बोर्डिंग नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा छात्र और शिक्षक फंसे हुए हैं। इस बीच भारतीय सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस की टुकड़ियां जरूरतमंदों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। भारतीय सेना की एविएशन कोर ने आज सुबह एक साहसिक बचाव अभियान में पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क स्थित एक इमारत से सीआरपीएफ कर्मियों सहित 22 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इसी तरह सीमा सुरक्षा बल ने गुरदासपुर के दीनानगर और फिरोजपुर से 85 से ज्यादा ग्रामीणों को निकाला है। रावी नदी पर लखनपुर माधोपुर पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण जालंधर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हालांकि चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों का ध्यान रखा जा रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंबा जिले में 5 लोगों की मौत की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मणि महेश यात्रा में बसोतन पंचायत के 2 और मेहला ब्लॉक के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। चंबा के उपायुक्त मुकेश रैपसवाल ने कहा कि यात्रा में अब भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें हेली टैक्सी से रवाना किया जा रहा है। सड़क पूरी तरह से बंद है। जिले में संचार सेवा पूरी तरह से बाधित है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 7 दिन तक उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी की जमीन नहीं हड़पना चाहता है, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मध्य प्रदेश के महू में आर्मी वॉर कॉलेज में रण संवाद 2025 के संयुक्त संवाद कार्यक्रम के समापन दिवस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के समक्ष चुनौतियां विशाल हैं, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने कहा कि विश्व न केवल हमारी ताकत बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति हमारे समर्पण का भी सम्मान करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अप्रत्याशित भू राजनीतिक माहौल के परिदृश्य में अल्पकालिक संघर्ष से लेकर 5 वर्षीय युद्ध सहित सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार रहना चाहिए। India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness. This is why training, technological advancement, and a sustained dialogue with partners are of utmost importance for us. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवादियों को भारतीय नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने के दुष्परिणाम भुगतने का स्पष्ट संदेश दिया है। श्री शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से आज मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को संतुष्टि दी, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। श्री शाह ने कहा कि सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवादी चाहे अपने रणनीति में कितना भी बदलाव क्यों न कर लें, वे अब भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और न ही बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान जाएंगे। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत होने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से भारत जापान साझेदारी को एक नया रोडमैप मिलने की उम्मीद है। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों देश उच्च स्तरीय तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों में भी मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है। There are so many areas our two countries are working. To give an example of semiconductors, India is focusing a lot on semiconductors in India now, and same is the case with Japan. So we as a complementarity in our relationship in the semiconductor sector. श्री जॉर्ज ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत जापान संबंधों में व्यापक परिवर्तन आया है। वर्तमान में भारत में 1,500 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और इस संख्या को बढ़ाकर 15,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप है, सभी एरिया में हम प्रोग्रेस देख रहे हैं। So this visit is an opportunity for us to take it to a new level of partnership. जापान में भारत के राजदूत श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों में हर स्तर पर हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। इसके बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए तियानजिन जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में गुणवत्ता परिषद भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और कल्याण सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करना है। इस पहल से स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण को मजबूत करने, पूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का विस्तार करने तथा राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने कहा है कि गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्ध कर देने वाली और अत्यंत खेदजनक है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की हमेशा निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने इस मामले में पहले ही जांच शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद में सुधार से जुड़ी बैठक 17वीं बार स्थगित कर इसे अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया है। G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने इस कदम की आलोचना की है। परिषद में अंतिम सुधार 57 साल पहले हुआ था। उस समय 4 अस्थायी सदस्य जोड़े गए थे, जिससे उनकी संख्या 10 हो गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की सूची में कोई वृद्धि नहीं हुई। भारतीय सूचना सेवा के 1992 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विवेक कुमार गौड़ का आज तड़के नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। विवेक कुमार गौड़ वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत थे। उन्होंने गंगतोक स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई से अपने करियर की शुरुआत की और पत्र सूचना कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 अलग अलग मामलों में पंजाब पुलिस के महानिदेशक और भटिंडा स्थित गुरु काशी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार तथा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पंजाब में जिम्बाब्वे के विद्यार्थी पर पिछले सप्ताह कुछ लोगों ने हमला किया, जिसके बाद भटिंडा एम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। एक अन्य मामले में रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के पालघर जिले में तारापुर में दवा निर्माण इकाई में नाइट्रोजन गैस रिसाव से 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने दोनों मामलों में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज समूचे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गणेश उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। नागपुर स्थित टेकड़ी गणेश मंदिर में आज सुबह से ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों ने दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्शाई है। शहर के सार्वजनिक गणेश मंडलों ने विधिवत पूजा अर्चना कर गणपति के मूर्तियों की स्थापना की। पुलिस ने भी सीसीटीवी और सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए हैं। नागपुर नगर निगम द्वारा गणपति की मूर्तियों के विसर्जन के लिए 400 से ज्यादा विसर्जन टैंक का भी इंतजाम किया गया है। नागपुर नगर निगम और जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि यह गणेश उत्सव पर्यावरण पूरक और साथ ही साथ उत्साहवर्धक हो। आज से 10 दिन चलने वाले इस गणेशोत्सव में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। धनंजय वानखेड़े की रिपोर्ट के साथ हेमांगी कुलकर्णी, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अश्विन ने कहा कि अब वे दुनिया भर की लीग में खेलने का अनुभव हासिल करेंगे। अश्विन ने 14 वर्ष के आईपीएल करियर में 221 मैच में 187 विकेट लिए। अश्विन आईपीएल में चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए क्रिकेट खेला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी। प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भारत का न केवल उसकी ताकत बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति उसके समर्पण के लिए भी सम्मान करती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को उनके कृत्यों के परिणामों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया। भारत ने कहा, गाजा के खान यूनिस में पत्रकारों की हत्या स्तब्ध करने वाली और अत्यंत खेदजनक। गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू। और क्रिकेट में पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।